Okay, so it's fifth day of our NEET crash course with me. ठीक है, and this is the last lecture for mechanical properties of fluids. आज का हमारा जो गोल रहेगा, या मैं बोलूँ कि हमारे लेक्चर का जो फ्लो रहेगा वो ऐसे ही रहने वाला है कि वेटेज डिस्कशन, रिकैप, नॉन आइडियल फ्लूइड. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चलो पहले ये सब कर लेते हैं फिर बात करेंगे. वेटेज डिस्कशन के अंदर अच्छा, आपको कभी भी किसी पॉइंट पे लगे ना कि बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है तो प्लीज मुझे बता देना. ठीक है, आई ट्राई टू डू समथिंग. तो ये वाला हमारा पोर्शन था जो हम अभी टैकल कर रहे हैं. ठीक है, 6%. आपको मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब एक बात बोली थी कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो दो टाइप का आएगा. एक आएगा आइडियल और एक आएगा नॉन आइडियल. हमारा जो सिलेबस है उसका 2/3 पार्ट आइडियल फ्लूइड को डील करता है. आइडियल फ्लूइड की कोई प्रॉपर्टीज बताएगा फटाफट से? एनीवन? देखो मैंने आपको बताया था कि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, यस इरोटेशनल. यस, वेरी गुड. किसने बताया ये? मैंने. वेरी गुड अनीशा, बिल्कुल सही बोला अनीशा ने कि एक आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है नेचर में. इनकम्प्रेसिबल का सिंपल सा मतलब है कि हम डेंसिटी कांस्टेंट कंसिडर करते हैं. तो वो आपने सारे अब तक के केसेस में देखा भी. फिर हमने बात की थी कि वो इररोटेशनल होता है. इररोटेशनल का सिंपल सा मतलब है कि आप बोल सकते हो आइडियल फ्लूइड में ओमेगा नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती है. देन द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज कि वो नॉन विस्कस होता है. ठीक है, यानी क्या, यानी कि उसकी कोई फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है. विस्कोसिटी वगैरह जो भी चीज होती होगी, अभी हमें नहीं पता क्या लिखा है मैंने ये, पर फिलहाल हम मान सकते हैं कि नॉन विस्कस मतलब उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है. अब जो हमारा 1/3 है जिसकी आज हम डीलिंग करेंगे, दैट इज नॉन आइडियल फ्लूइड. जो विस्कस भी होगा उसको कंप्रेसिबल भी आप कर सकते हो, रोटेशन वाली चीजें भी आपको देखने मिल सकती है. मतलब अब ये समझ गए ना, जब ये तीनों प्रॉपर्टीज आइडियल की, तो ठीक इनके ऑपोजिट आपको नॉन आइडियल मिलने वाला है. इसमें हमारे पास जो सिलेबस में डिस्कस करने के लिए है वो है नॉन मतलब विस्कस वाला चीज. ठीक है, हम विस्कस प्रॉपर्टी को फ्लूइड की डिस्कस करेंगे. तो यस, वही मेरा टॉपिक भी है, फ्लूइड फ्रिक्शन. हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी बोलते हैं. एक बार प्लीज स्पेलिंग चेक कर लेना. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग. अब देखो, सही. मैंने सिर्फ फ्रिक्शन बोला. सही है, चलो ठीक है. फिर एक बात बताओ, मैंने फ्रिक्शन बोला, फ्रिक्शन से कुछ याद आता है? कहीं पढ़ा है हमने फ्रिक्शन? बताओ. फिजिक्स में. लगता है अपोजिट डायरेक्शन में हमारे. ओके, और देखो, अगर मुझे फ्रिक्शन याद रखना हो ना तो मैं इसे बेसिक, हाँ इसमें खाली ना मोशन नहीं आएगा, आपको बोलना है रिलेटिव मोशन. जब भी कभी रिलेटिव मोशन होगा इन बिटवीन टू बॉडीज और टू सरफेसेस, ठीक है, आपको वहां पे फ्रिक्शन का रोल देखने मिलेगा. तो सबसे पहले फ्रिक्शन का ये बेसिक डेफिनेशन हमको क्लियर होना चाहिए. आप ध्यान से देखो, कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे और आप पहले ऑब्जेक्ट को खींच दो तो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करता है. ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को ऐसा फील होता है कि भाई तू आगे क्यों जा रहा है, आगे थोड़ी जाना था, राइट? उसको देखो, एक सेकेंड रुको. एक सेकेंड. हाँ,
देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आपको आई गेस फील होगा मैं क्या कहना चाह रही थी। जैसे कि ये एक बॉडी है हमारे पास ए, और इसके ऊपर ही दूसरी बॉडी हमने रख रखी है बी। आपने अगर ए को फोर्स दिया तो क्या होगा भाई, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, ये सुनो, यस यही मैम। होता है ना। यस मैम। यस। तो इस केस में जब ये ए वाली बॉडी आगे जाएगी तो बी के अकॉर्डिंग तो ये आगे जा रही है ना, रिलेटिव मोशन आया ना इस सरफेस पर, तो ये बी वाली बॉडी इसको पीछे नहीं खींचेगी। तो जो बी फ्रिक्शन लगाएगा ए पर, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, वो इस डायरेक्शन में होगा। जब ए वाली बॉडी आगे जा रही होगी तो वो बी वाली बॉडी को पीछे जाता हुआ देखेगी और वो कहेगी कि रिलेटिव मोशन आ रहा है, ये बॉडी पीछे जा रही है, एक काम करो इसे आगे अपने साथ लेके चलो। ठीक है, तो अगर आप फील करो तो एक्चुअल में फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब भी रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट आपको फ्रिक्शन देखने मिलेगा। ठीक है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्या ये फील मुझे फ्रिक्शन की आ गई? यस मैम। यस मैम। चलिए अब इसी चीज को फ्लूइड में उठा के लगा देते हैं। देखो पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना तो क्वेश्चंस इजीली आप बना पाओगे, है ना। और तब भी दिक्कत है तो आई विल बी देयर फॉर यू, वो तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। बट आप पहले ना एक बार थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसको समझो और ट्राई करो कि मतलब लाइक यू नो फील आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये मैंने लिक्विड की लेयर्स बनाई है, अब ये ऊपर वाली लेयर फ्लो करे, ठीक है, ऊपर वाली लेयर फ्लो करे, तो नीचे वाली लेयर को लगेगा ना कि भाई तुम आगे क्यों जा रही हो, पीछे रहो, रिलेटिव मोशन नहीं आना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इस पर एक फ्रिक्शन लगा देगा, राइट। इसको क्या लगेगा, जो ऊपर वाली लेयर है कि ये पीछे रह जा रही है, तो ये इस पर आगे फ्रिक्शन लगा देगा। समझ पा रहे हो, यहां से फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। यस ठीक मैम। है, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि जो विस्कस फोर्स होती है, जो विस्कस फोर्स होती है वो टेंजेंशियली लगती है लेयर्स पर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये रहा बेटा। फ्लूइड फ्रिक्शन को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ती है और वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोई बताएगा क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट? बताओ क्या होता है ये? सोचो। ओके देखो मैं बताती हूँ, फिजिक्स में कभी भी हाँ बोलो क्या। वो फैक्टर्स जो वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके ठीक है, मतलब लाइक ये ठीक नहीं है कि तुमने सोचा वो ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, देखो हमेशा ध्यान रखना कि फिजिक्स में कहीं भी तुम्हें ये ग्रेडियंट वर्ड मिले ना, आपको प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये सब चीजें सुनने मिलती है फिजिक्स में। कभी भी ग्रेडियंट मिले इसका सिंपल सा मतलब है हाइट या लेंथ, कुछ भी ले लो। अब जो भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसका चेंज आप ऊपर लिख दो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लिक्विड लेयर ये, उसके नीचे वाली लेयर ये, ठीक है, उसके नीचे ये, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स हैं और ये बिल्कुल हम बेस पर आ गए, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बिल्कुल एंड होता है ना रिवर का, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, एटलीस्ट फिजिक्स में तो हम यही मानेंगे। ठीक है, कि बिल्कुल इसके ऊपर जो लेयर है ना इसे हम बोलते हैं रिवर बेड, और रिवर बेड पर जो वेलोसिटी है वो जीरो है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी टॉप मोस्ट लेयर की होगी। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ऐसे सोचो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, बिल्कुल यू नो लोअर वाली सबसे लोएस्ट या रिवर बेड जिसे आप बोल रहे हो। लेट्स से यहाँ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इधर 3 मीटर पर सेकेंड, इधर 4 मीटर पर सेकेंड, लगातार ऊपर जाते हुए बढ़ रही है। मैंने आपको क्वेश्चन में गिवन करा हुआ है कि बेटा ये जो पूरा टॉप मोस्ट लेयर और ये रिवर बेड के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर। ठीक है, ये मैंने आपको डेटा दिया हुआ है। मैं आपसे पूछूंगी बेटा यहाँ का वेलोसिटी ग्रेडियंट बता दो, तो आप कहोगे चेंज इन वेलोसिटी। कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में?
3 मीटर पर मीटर पर सेकेंड। देखो आपको ना डिफाइन करना पड़ेगा, आपको मुझसे एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मैम पहले तो आप ये बताओ कितनी हाइट पर आप ये चीज पूछ रहे हो। मैंने अगर आपसे बोला कि आप मुझे 4 मीटर पर बताओ, तो 4 मीटर की हाइट में आप चेंज देखोगे कि सबसे टॉप पे तो 4 है और लोएस्ट तो 0 है। यानी कि अगर मैं इस वाली जो आपके सामने लिक्विड प्रोफाइल बनी हुई है, अगर मैं इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? 1 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इनवर्स, है ना? इनवर्स आएगा ना? यस मैम। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स आया। इसका मतलब है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द हाइट। फील आया? यस मैम। ओके। अब देखो दो काम हो सकते हैं इसमें कि जो ये चेंज है वेलोसिटी का वो यूनिफॉर्म हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, ठीक है? और एक केस हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म हो। ये बिल्कुल ना पता है, ऐसे बेसिक सी चीजें जैसे आपने सीखा होगा काइनेमेटिक्स के दौरान कि अगर यूनिफॉर्म होता है तो आप एवरेज वाला चीज लिख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी एक एवरेज हाइट पर। लेट्स से मैं हाइट इसकी z एक्सिस में बोल दूं, ठीक है? इधर क्या हो जाएगा, अगर छोटा सा चेंज तब आपको छोटे छोटे चेंज को निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन कर दोगे। यहाँ पे ड्यूरेशन ज्यादा है, हाइट ज्यादा है ना, मैं 4 मीटर 2 मीटर कुछ बोलूं तो वो एक मैंने आपको एक अच्छा खासा हाइट दिया, लेकिन मैं बोलूं जस्ट थोड़ा सा ऊपर, अभी जो थोड़ा सा वाली चीज है ना वहां पर आप ये यूज करोगे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। आप ध्यान रखना कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो यूनिट है दैट इज सेकंड इनवर्स, ठीक है? अगर कभी आपको बोल दिया जाए कि किसी फ्लूइड में, पता है ऐसे ना बोले कि आइडियल फ्लूइड दिया है आपको, वो ऐसे बोल दे कि देयर इज नो वेलोसिटी ग्रेडियंट, तब आपको समझना है कि भाई ये हमको आइडियल फ्लूइड दिया है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है हाइट के साथ, और ये आइडियल फ्लूइड का सिचुएशन है। समझ रहे हो? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी बात और करनी थी हमें, यहाँ कर लेते हैं। देखो जिस हिसाब से आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता था, काइनेटिक फ्रिक्शन होता था, वो सॉलिड के केस में होता था, ठीक है? पर जब आप इस फ्लूइड फ्रिक्शन पे जाओगे ना तो आप देखोगे कि फ्लूइड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है या विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। जितना ज्यादा चेंज होगा वेलोसिटी में विद द हाइट उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, और वो ट्रू भी है। भाई ज्यादा तेज वो भाग रहा है तो वो और ज्यादा फोर्स लगाएगा उसे रोकने के लिए, यानी कि विस्कस फोर्स बढ़ जाएगी। इज दैट ओके? मैम एक और बार बता दीजिए। हाँ, मैंने ये बोला कि जो विस्कस फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आप एक बात बताओ, मैं बोलूं कि रिवर बेड पे जो ये तो 0 हो गया, चलो यहाँ तो कुछ मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे एकदम से ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया और हाइट 1 मीटर है, तब बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/1, यस मैम। है ना? 5 सेकंड इनवर्स। अब एक बात बताओ, एक फ्लूइड में 1 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, और एक फ्लूइड है जहां पे 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, तो कौन सा वाला फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा देगा? आपको क्या लगता है? सेकंड वाला। नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा तेज फ्लो कर रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए भी तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी। रिलेटिव हाँ मैम। मोशन जितना ज्यादा उसको उतना ज्यादा पोजीशन मिलेगा। देखो ये तो बात थी, हाँ राइट? मैम। हाँ है ना? तो कंडीशन इज लाइक कि viscous force is directly proportional to this velocity gradient and it is also dependent upon the area, ठीक है? ए पे भी वो डिपेंड करेगा। अब इन्हीं दोनों चीजों को मिला के ना आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख दूं, फटाफट से वो चीज आपको रिवाइंड करा देती हूँ फिर से, कि जो विस्कस फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज क्वांटिटीज। आपको पता है ना, जब ये वाला साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यस मैम। यस, तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, और उसे ही बोला जाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? जिसे आप ईटा, ये साइन जो है इसका मतलब है ईटा, इट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। है ना? तो कंडीशन इज लाइक कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड इट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द एरिया, ठीक है?
चलिए बहुत बढ़िया। फिर मैं थोड़ा सा आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में 2-3 फ्लो चार्ट टाइप बना देती हूँ ताकि आप याद रखो। सबसे पहले आप इसकी एसआई यूनिट वैसे तो निकाल लोगे अगर आपको फॉर्मूला याद है, बट स्टिल एक बार इसकी एसआई यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। इट इज न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड बेटा ये जो है ये क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि यस इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और कैसे डिपेंड करती है? ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ओके। और आपको पता है ऐसा यूनिट के अलावा इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमको वो भी देखने मिल जाती है। इट इज पॉइस, ठीक है। वैसे तो ऐसा यूनिट ये है लेकिन सीजीएस यूनिट पॉइस है। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। yes. थोड़ा सा ना ये स्लाइड थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब इसका और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। इतना चीज अगर आप याद कर पाओगे तो लाइक अच्छा हो जाएगा। ये इसका कन्वर्जन रेशियो भी आप सोच सकते हो, ठीक है। बाकी डायमेंशन वगैरह भाई आप निकाल लेना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, तो अब जरूरी थोड़ी अब आप खुद से फील करो कि पानी और एक ग्रीस, कोई जो ज्यादा गाढ़ा है ज्यादा विस्कस है वो, है ना, उसकी लेयर्स में ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड टू लिक्विड चेंज करेगी, बिल्कुल करेगी। इज दैट फाइन? आप लोगों को अगर कुछ लिखना हो तो आप लिख लो, अदरवाइज हम आगे चले फिर। लिख लिया मैम। दैट्स कूल। एक सेकेंड, चलिए फिर एक क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे आपको ये जो ऊपर वाला लेयर बना है ना, ये सरफेस वाला है, नीचे रिवर बेड है, बोल रखा है वाटर रेस्ट पर है रिवर बेड पे, 5 मीटर का हाइट है, आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है सीजीएस यूनिट में, ठीक है। आपको सरफेस वाले लेयर का क्या दे रखा है? वेलोसिटी दी हुई है। आपसे पूछा है शेयरिंग स्ट्रेस निकाल दो कितना होगा। सॉल्व कीजिए। अभी टाइम हो रहा है 17:22। अरे एक सेकेंड, अभी टाइम हो रहा है 17:23। आप लोग मुझे 17:25 तक बता दीजिएगा। शेयरिंग स्ट्रेस सबको पता है ना क्या होता है? नहीं पता तो पूछ लो, मैं फॉर्मूला बता दूंगी। बेटा आप लोग 8 बजे के अराउंड फ्री हो गया? मैम 8 बजे तक क्लास होती है केमिस्ट्री की। अच्छा, अगर आपको मतलब एक मन हो और थोड़ा सा हिम्मत हो तो आप ना 8 बजे मैं आपके ग्रुप पे एक लिंक डाल दूंगी, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो ऑप्टिक्स चली रही है, हमें मंडे से एक साथ पढ़ना ही है, तो मतलब लाइक थोड़ा सा और कवर कर लेना, क्योंकि मंडे से तो वैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कराऊंगी। बट अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या पावर ऑफ लेंस से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, तो आप आज का लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में रिवीजन कराऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें सारा ऑप्टिक्स रिवाइज कराऊंगी, रे ऑप्टिक्स। ओके मैम। ओके कूल।
टाइम हो गया, मैं करा दूं क्वेश्चन? बताओ। यस मैम। ओके, हाँ एक सेकेंड। ओके निमिषा, देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि शेयरिंग स्ट्रेस है क्या, क्योंकि कहानी उसी की है। तो स्ट्रेस आपने कहाँ पढ़ा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा है, राइट? यस मैम। यस। तो वहां पर कोई सा भी स्ट्रेस है भाई, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया। यस। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी फोर्स है वो विस्कस फोर्स है, तो रख दो विस्कस फोर्स। बेटा विस्कस फोर्स का अभी फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूला नहीं बेसिकली हमने देखा था कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाय डीजी। अच्छा मैंने आपको एक चीज यहाँ पे पॉइंट मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस भी आएगा क्योंकि विस्कस फोर्स है ना, रेसिस्टिव फोर्स है, मोशन के अपोजिट लग रही है, इसलिए नेगेटिव आएगा उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है इस बात से किसी को? नो मैम। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर दो। देखो माइनस ईटा ए डीवी बाई डीजी डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल, और अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ईटा का वैल्यू आपको 10⁻⁻² दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है देखो, हमको पता है वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ निकालना पड़ेगा। 5 मीटर की हाइट पर 18 से 0 वेलोसिटी हो जाती है, तो अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी 18 - 0 लिखोगे, और कितनी हाइट पर हुआ है? 5 मीटर पर। आप इसे सॉल्व कर दो, तो -18 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 5, एंड आई गेस 5 3 जा 15, 3 तो -3.6 इंटू 10⁻⁻², इतना आंसर आ रहा है। मैम वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, सॉरी सॉरी, ऐसा यूनिट में लेके जाओ, बिल्कुल। तो 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको चेंज करना है तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, राइट? यस मैम। भाई बहुत बढ़िया, ये यूनिट का ही खेल है, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, वेरी गुड। तो इट्स 10⁻⁻², ठीक है, फोर्स है न्यूटन में आंसर। इज दैट ओके? अच्छा Yes, एक ma'am. और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, अब खेल तो यहाँ पे इसी का है, यूनिट का। आपको 10⁻⁻² दिया हुआ है ना, इसको भी आप किस में कन्वर्ट करो? इसकी SI यूनिट में, तो इसलिए -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना? मैंने आपको बताया था 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, तो हमने 10⁻⁻1 से कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा आंसर अब न्यूटन में आया है। मैम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया? हाँ देखो, मतलब बड़ा सिंपल सा है, इसको ना बाय डेफिनेशन पकड़ो। ये देखो 1 किलोमीटर पर आवर, अब इसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है। बेटा किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। है ना? 1000। और आर में कितनी सेकंड्स होती है? 60 × 3600। 60। यस, 0 से 600। 0 कैंसिल, और अब आप इसे सॉल्व कर दो, तो 5/2, सॉरी 5/3, और कुछ होगा क्या? नहीं, तो देखो ये आ रहा है 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें अगर 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो इतना सेकंड आता है। अब देखो आपको कितना दे रखा था? 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा था ना, तो अब यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर पुट करो, और आपको मिल जाएगा 5/18 इंटू 18, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यस मैम। यस। तो आपने इसे एज अ कन्वर्जन फैक्टर याद रखो कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा ना पेपर में कि हम ये सब करें, तो ये हमें याद होना चाहिए। इज दैट ओके? यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं बड़े प्यारे सी कॉन्सेप्ट की, और वो है फ्रिक्शन इन बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड लेयर। एक्चुअली यहाँ पे ना अगर आप देखो तो जैसे फ्रिक्शन में होता था, सॉलिड फ्रिक्शन में, कि 2-3 टाइप के फ्रिक्शन होते थे, लेकिन लिक्विड में ना एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट है, आप इनको केसेस बना के पढ़ सकते हो। केस नंबर 1 एंड लेट्स से केस नंबर 2। देखो ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और कल है सैटरडे, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मुझे ना अपना वो भेज दीजिएगा,
प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि आपने एक चैप्टर को किन किन जगहों से करा, लाइक PYQs, NCERT और रिविजन। तो 3 कॉलम बना के उनमें टिक मार के भेज देना कितना कर लिया, कितना रैंक है। ठीक है, कूल। नहीं मैम भेजोगे? कब? कल। अच्छा मंडे को भेज दो, चलो संडे छोड़ो, चलेगा? मैम मैम संडे को इस चैप्टर का टेस्ट है। हाँ हाँ, नहीं इसका थोड़ी होगा, फ्लूइड्स का थोड़ी है। मैम सॉलिड वाले का है। हाँ अच्छा, तो तुम बोलोगे अभी नहीं भेजोगे? चलो ट्यूसडे को भेज देना, पर भेज जरूर देना। ठीक है, अब देखो मैं आपको 2 मैम मुझे समझ सिचुएशन नहीं दिखा आया रही हूँ। कैसे भेजना है। मैं बताऊंगी बेटा, एक बार मेरे को बस लास्ट में याद दिला देना, ठीक है? जैसे कि ये हमारे पास बोट है, बोट लग रही होगी आई गेस, ठीक है? ये लिक्विड है। अब आप ध्यान से देखो तो इस केस में जो सॉलिड का सरफेस है, यानी कि जो बोट का सरफेस है और जो लिक्विड की लेयर है वो कांटेक्ट में है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में आपको फ्रिक्शन दिखेगा फ्लूइड का, यानी कि आप विस्कस फोर्स की बात करोगे। बट व्हाट इफ मैं इसमें बहुत सारे पत्थर रख रखा कर इसको डुबो दूं पानी में, तो अगर ये पानी है और मैंने इस बोट को बिल्कुल ऐसे सिंक करा दिया, अब ये अलग चीज हो जाएगी, राइट? समझ रहे हो? देखो यस मैम। बोट मूव यहां भी कर रही है, ठीक है, और बोट मूव इसमें भी कर रही है। ये अच्छा चलो और बढ़िया एग्जांपल देखते हैं। ये बोट हो गई, ये सबमरीन हो गई। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ ये जो कांटेक्ट वाला एरिया है ना, यही फ्लूइड फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। बट इस केस में पूरी बोट डिप्ड है, पूरा सबमरीन डिप्ड है, हर तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये 2 अलग केस करके पढ़ते हैं, और इस केस सेकंड के लिए आपके पास आता है स्टोक्स थ्योरम। क्या फील हुआ ये 2 चीजें अलग अलग कैसे है? यस मैम। क्योंकि वहां भी हम विस्कस फोर्स ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये विस्कस फोर्स इमर्ज्ड बॉडी, ये पूरी ना जो बॉडी सिंक्ड है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है और तब मूव कर रही है, उनके लिए स्टोक्स थ्योरम है। और पानी से मेरा मतलब फ्लूइड से है, ठीक है? ये चीज 2 केस सबको समझ में आया पक्का? यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर आपने ये वाला केस फील किया है तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि मैम जैसे कि ये लिक्विड का हम एक थोड़ा सा बना देते हैं, रुको जरा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। अब आप देखो कि आपने इसके अंदर एक इस शेप का लिक्विड इंसर्ट किया, एक इस शेप का इंसर्ट किया, राइट? और लेट्स से आपने एक इस शेप का इंसर्ट किया, समथिंग लाइक दिस। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है ना? क्या आपका ऑब्जर्वेशन कहता है कि सब पे विस्कस फोर्स सेम लगेगी, अलग अलग लगेगी? अलग लगेगी मैम। यस। तो हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि विस्कस फोर्स का फंडा क्या है। जब हमने इसको डुबा सॉरी मतलब ऐसे सिंक कराया, तो उसमें कहानी किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है? तो सबसे पहले वो शेप और साइज पर डिपेंड कर रही है। यानी कि आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपने एक तो ये सर्कुलर शेप का लिक्विड सॉरी बॉडी डिप कराई है और एक आपने ये कराई है, तो सेम बात होगी। साइज पे भी डिपेंड करेगा, विच मेक्स सेंस कि भाई जितना पॉइंट उसका कांटेक्ट में आ रहा है उन सब से फ्रिक्शन निकलने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर शेप और साइज आपने चेंज कर दिया तो विस्कस फोर्स चेंज हो जाएगी। इज दैट ओके? दूसरा पॉइंट है कि वो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि आप उसको ग्रीस में डुबो रहे हो कि पानी में डुबो रहे हो या हवा में रख रखा है आपने। और तीसरा ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पर। जब इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं तो हम लोगों ने ना अपने बच्चों का सिलेबस आसान करने के लिए, क्योंकि सब आपके भले के लिए सोच रहे हैं कि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, तो आपकी हेल्प करने के लिए लोगों ने डिसाइड किया
कि हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी जिसको हम स्टडी करेंगे स्टोक्स थ्योरम में, वो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी सिलेबस में जो डेरिवेशन है वो स्फेरिकल बॉडी के लिए है। अब अगर मैंने स्फेरिकल बॉडी वर्ड क्लियर कर दिया है, तो एक बात बताओ, अब वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा? अब वो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ स्फीयर पे, राइट, स्पीड ऑफ दिस Yes, ma'am. स्फीयर, एंड देन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब वो इन तीन बातों पे डिपेंड करेगा, ये अब आप खुद से बता पाओगे। भाई रेडियस आपके पास होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आप लीव कर रहे हो, है ना, विस्कोसिटी आपको पता होगी फ्लूइड की, और इन सब से बेसिकली आप विस्कस फोर्स निकाल सकते हो जो इस केस में आएगा। क्या समझ में आया? ये ना आपके लिए एक यूनिट्स एंड डायमेंशन का भी क्वेश्चन हो सकता है कि विस्कस फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन सम पावर ऑफ आर, सम पावर ऑफ वेलोसिटी एंड सम पावर ऑफ विस्कोसिटी। आप इसको सॉल्व करके लाओ यूनिट्स एंड डायमेंशन से और मुझे फॉर्मूला दो, एक्चुअली उसी से आया है। खैर कुल मिला के जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अभी जो के है, विद अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने पाया कि भाई ये जो के है इट इज ए कांस्टेंट -6 पाई, और ये फॉर्मूला -6 पाई ईटा आर वी होता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम ये एक्सप्रेशन लर्न कर लें, कल को डायमेंशन में भी अगर क्वेश्चन उठ के आ जाए तो हमको याद हो, सॉल्व ना करना पड़े, फटाफट से मार्क करके आगे चले, ठीक है। तो दिस इज स्टोक्स थ्योरम, बट मेक श्योर करो कि आपको पता हो कि ये डिफाइन किसके लिए है, एक स्फीयर के लिए डिफाइंड है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, जिस फ्लूइड में है वो 10⁻³ SI यूनिट में है। आपको रेडियस और मास गिवन है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 17:37। आप लोग 17:39 तक मुझे बताइए सॉल्व करके कि क्या आंसर आएगा। Okay, I got one answer. 5 MPS square. The 5 meter per second is square, right? Okay, Pooja also said 5 meter. वो 1.5. Cool. ओके हिमांशु, टाइम हो गया है, मैं बताऊं? Yes, ma'am. ओके, वैसे बहुत अच्छा आप लोगों ने ट्राई किया, आंसर किया, और दो बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है एक्चुअली। अच्छा, आप तीनों ने ही 1.5 लिखा है, राइट अनीशा? Yes, ma'am. बिल्कुल, तो फिर तीनों का ही आंसर सही है। गुड गुंजन, चारों का सही है, वेरी नाइस। इट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सच में क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विस्कस फोर्स है विच इज 6 पाई ईटा आर वी, राइट। आप यहाँ पे इस वाली फोर्स को उठा के नेट फोर्स के बराबर, तो नेट फोर्स हमें पता है एज पर द न्यूटन्स लॉ इट इज एम ए,
यानी कि 6.28 इंटू ए इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3.14 और ईटा का वैल्यू कितना है 10⁻³ आर है 1/2 एंड वी है 10⁻3। सॉल्व करते हैं। आई गेस ये तो ट्वाइस है ना, बिल्कुल। यहां से ये गया 3 और ये कट गया आपस में और एक्सेलरेशन आ गया 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थात 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पता है ऐसे ही अच्छा लगेगा। आप लोग ना पहली बात तो क्लास में मतलब इंटरेक्ट करो, ऐसे आंसर्स दो। सही गलत बात की बात है, और अगर आप सही आंसर दे दोगे तो दैट इज द आइसिंग ऑन द केक, है ना। मजा आ जाएगा। बढ़िया, ये आप लोगों के लिए स्लाइड एक्स्ट्रा की ही। अब बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। एक और कॉन्सेप्ट, और बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में ना आपको जो एग्जाम्पल दिया जाता है हर जगह, वो एग्जाम्पल दिया जाता है एक रेन ड्रॉप का। यानी कि हम लोग भी जो डिस्कस करेंगे, हम करेंगे एक रेन ड्रॉप जो क्लाउड से अर्थ तक आ रही है। अब काफी हाइट पर है ना, राइट। सोचो यहां से क्लाउड है और यहां से एक रेन ड्रॉप जो है बनी, थैंक गॉड। अब मैंने आपको हमेशा जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि बेटा फ्लूइड खाली लिक्विड नहीं होता, गैस और लिक्विड दोनों जो फ्लो कर सके, जिनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, दैट इज फ्लूइड। तो हमारे पास एयर है, तो ये बेसिकली एयर में ट्रैवल कर रही है, राइट। एयर एज अ फ्लूइड काम करेगा, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे ग्राउंड है। अब आप एक बात बताओ, ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं हो जाएगा? यस और मैम। मोशन अंडर ग्रेविटी से सिंपल सी जो कहानी बनती है वो ये होती है कि हर सेकंड पर 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का इजाफा होगा। क्यों इजाफा क्यों होगा? क्योंकि वो डाउनवर्ड ही मूव कर रही है, डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन लग रहा है। चलिए, तो कभी सोचा है आपने अगर इसका मास बहुत कम भी है तो इतनी हाइट में कितना वेलोसिटी ये गेन कर लेगी? अगर जो मैं बोल रही हूँ वो हो रहा होता तो आप सोचो, आपके सिर पे रेन ड्रॉप गिरे, तो आपके सिर पे नहीं किसी और के सिर पे गिरा देते हैं। अगर किसी और के सिर पे रेन ड्रॉप गिरे भाई साहब, उसका तो सर ही फट जाए, क्योंकि इतना ज्यादा वेलोसिटी लेकर आ रही है। छोटा सा मास ही सही, पर वेलोसिटी इतना ज्यादा है, मोमेंटम इतना ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो इम्पल्स कितना हर्ट करेगा? यस मैम। बट ऐसा होता तो नहीं है। बारिश में तो हम गाने बनाते हैं, छम छम छम, आई मीन हम नहीं बनाते हैं, पर बारिश में तो गाने बनते हैं। तो मतलब ये तो काम नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है? तो हम एक कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं कि ये जो रेन ड्रॉप है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट। पर जब ये लिक्विड में नीचे फ्लो करेगा या फ्लूइड में नीचे फ्लो करेगा तो फ्लूइड इस पर अपथ्रस्ट लगाएगा। इसके मोशन के ओपोजिट आपको विस्कस फोर्स देखने मिलेगी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्स सब कम होंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप एक बात बताओ, विस्कस फोर्स क्या है? अभी अभी हमने देखा ना, विस्कस फोर्स 6π∗r v होती है। ये v पे डिपेंडेंट है। इनिशियल में तो बस अभी क्लाउड से निकली है ना, v 0 है। अब धीरे धीरे v बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगी, राइट। भाई अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू g। इसमें ये सब कांस्टेंट है। अब इसका शेप थोड़ी बढ़े या घट रहा है कि अपथ्रस्ट चेंज होगा, राइट। तो अपथ्रस्ट इज गोइंग टू बी सेम। इट्स विस्कस फोर्स एंड दिस वेट। अब क्या है कि वेट भी सेम ही है। अब लगातार इसमें जो चेंज ला रहा है वो विस्कस फोर्स ला रहा है। वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि डाउनवर्ड फोर्स और ये अपवर्ड फोर्स ये हो जाएंगी बराबर। और जब ये बराबर हो जाएगा, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो आप बोलोगे मैम एट इक्विलिब्रियम विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट, राइट। और इस इंस्टेंट पे आप बोलोगे कि मैम रेन ड्रॉप पे तो कोई फोर्स ही नहीं है,
रेन ड्रॉप पे नेट फोर्स इज 0। बेटा अगर नेट फोर्स 0 होती है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। हमें इसीलिए हर्ट नहीं होता क्योंकि रेन ड्रॉप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है, ना कि बढ़ती हुई वेलोसिटी से। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या समझ में आया? बोलिए। यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम एक काम करते हैं, फटाफट से एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं इसकी, कि W यानी कि वेट ऑफ ड्रॉप या कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट। बेटा वेट कैसे निकालते हो? mg से। viscous force is nothing but 6 by eta rv and upthrust is nothing but 0 g. Is that fine? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने ये बोल दिया है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो। मैम अब थ्रस्ट सेम कैसे है? बेटा एक बात बताओ, जो भी कोई बॉडी गिर रही है उसका शेप सेम है ना? उसका शेप सेम है मतलब उसका वॉल्यूम सेम है, तो वो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी वो सेम होगा, डेंसिटी सेम होगी, जी सेम होगा, तो कुल मिला के अपथ्रस्ट बराबर। यस मैम। चलिए अब आ जाइए आप यहां पर। अब एक बात बताओ, जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही तो वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगी। यानी कि जो मैंने अपथ्रस्ट में वॉल्यूम लिखा है और जो मैं इस मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके लिखूं वो सेम होगा ना? क्या चीज समझ में आई? यस बोलो। मैम। ये हो गया बेटा आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ध्यान से देखना, एक डेंसिटी है फ्लूइड की जिसे रो से रिप्रेजेंट किया है, एक डेंसिटी है बॉडी की जिसे आपने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। अब आप बस यहां से क्या करो, टर्मिनल वोल्टेज सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लो, विच इज दिस वीटी, जिससे वो मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे वीटी सॉल्व करते हैं इसको। वीजी कॉमन ले लें, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर एंड दिस इज इक्वल्स टू टर्मिनल वेलोसिटी। इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में? नो मैम। ठीक है, अब आपको जो स्टोक्स थ्योरम है वो आपको बोलती है कि भाई हम तो आपसे बात करेंगे अगर आप स्फेरिकल बॉडी लेके चलोगे। ये ड्रॉप की कोई कहानी है, ड्रॉप की तो कहानी सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना था उसने बता दी। तो ड्रॉप में ऐसे बना दूं स्फेरिकल जैसी, तो अगर मैं स्फेयर जैसी बात कर रही हूं तो ये जो आर है बेसिकली इसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब नहीं हो जाएगा? राइट? यस मैम। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए बस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट से यहाँ पे हम फाइनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि Vt इज इक्वल्स टू, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 3, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और ये आपके पास बच जाएगा 2r² जी सिग्मा माइनस रो, राइट, अपॉन 9 ईटा। इज दैट फाइन? यही बच रहा है। बोलो, यस आ रहा है मैम। फॉर्मूला? हाँ। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये एक्सप्रेशन याद होगी कि नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ी सी वियर्ड है, याद करनी मुश्किल होती है, बट आई गेस कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। ठीक है, याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, बट ठीक है, मतलब जैसे आपका मन करे याद कर लेना, वैसे तो ना हो तो कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब हम एक काम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट विद टाइम, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ भी आप याद है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे ग्राफ ही पूछ लिया जाएगा। देखो, पहले एक पॉइंट तक तो वेलोसिटी बढ़ती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया
फिर टाइम कितना भी बढ़े वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। वेरी नाइस, दिस इज vt, यानी कि 2r² सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ध्यान रखना ये किसका है? बॉडी का डेंसिटी, और ये क्या है? फ्लूइड का डेंसिटी। चलिए, एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी लेसर हो जाए देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तब क्या होगा? सोचो और बताओ। फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको जरूरत पड़े। आराम से सोच के बताना कि क्या होगा। मैम वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? मैम या फिर ये बोल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि नीचे की तरफ वो बहुत ज्यादा तेजी से आएगी। ओके ओके, और मैं बताऊं? देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूला में, आप ये वाली चीज देखो, इस सिचुएशन में ये तो टर्मिनल वेलोसिटी को नेगेटिव बना देगा, है कि नहीं? यस मैम, यस मैम। अगर टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो क्या मतलब है भाई? देखो, कुल मिला के है तो वेलोसिटी ना, तो आप पहले इसको यहाँ पॉजिटिव कंसिडर कर रहे थे, तब कर रहे थे जब बॉडी नीचे गिर रही थी। अगर मैं इसे नेगेटिव बोल रही हूं, इसका मतलब है कि बॉडी ऊपर राइज करने लगेगी नीचे गिरने की बजाय। और आपने इसके एग्जाम्पल्स देखे भी होंगे, जैसे कि एयर बबल वाटर में ऊपर आता है, यस मैम। राइट? जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी सीक्रेट सुपरस्टार, कभी आमिर खान की, तो उसमें वो बोलता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड है, और कई बार वो प्रेशर में दबे हुए हैं, अदरवाइज इस सोडा के बबल्स की तरह हैं कि ऊपर उठते चले जाएंगे, उठते चले जाएंगे, राइट? वो तो एक मतलब उनका मूवी का डायलॉग था, बट वहां पे वो सोडा की बोतल काफी दिखाते हैं जिसमें बबल्स पट से ऊपर आ रहे होते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है जहां टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होने का आपको मतलब प्रूफ मिलता है। और कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो लेसर हो जाता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, ठीक है? जैसे कि वाटर का डेंसिटी 10⁻³ होता है, 10⁻³ kg/m³, लेकिन एयर का 1.2 kg/m³ होता है। तो डिफरेंस है ना, कम है बॉडी का डेंसिटी, तो आपको ये चीजें देखने मिल सकती है। समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी मतलब किसकी डेंसिटी? बेटा देखो, जैसे ऊपर मैंने रेन ड्रॉप बोल दिया था, है ना, या कोई बॉल हो गई, आप उसे लिक्विड में गिरा रहे हो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि वाटर है, वाटर में आपने एयर बबल क्रिएट किया, लेट्स से कि दिस इज द एयर बबल, ठीक है? तो ये जो एयर है डेंसिटी, तो फिर मतलब बॉडी क्या हो गई? एयर बबल हो गई ना। तो डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg/m³, जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg/m³। तो आपको दिख रहा है ना कि जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है बॉडी की डेंसिटी से, राइट? राइट बेटा? यस मैम, यस मैम। यस, ठीक है। तो एक छोटे सा बस ऑब्जर्वेशन था जो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में से जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये वाला ग्राफ था, प्लीज ध्यान रखिएगा, और हो सके तो ये वाली एक्सप्रेशन ध्यान रख लीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है? अदरवाइज यू नो द कॉन्सेप्ट कि नीचे का एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद ही वो सिचुएशन अचीव होगी। इज दैट फाइन? आगे चलूं? मैम जैसे हाँ।
एयर ड्रॉप्स होती है वो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही आते आकर उसकी वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट होती होगी, तो मैम वो हाँ, हाइट क्या होती है? नाइस क्वेश्चन, बट वो ना एक काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया, फिर वो आपको चीजें गिवन होंगी उनमें तब आप निकाल पाओगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल दी, कौन आपको टर्मिनल वेलोसिटी कोई दे दे, तभी तो आप, एक्सेलरेशन आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, और उन्होंने आपको बोल भी दिया कि कांस्टेंट क्या हुआ, तो आप निकाल पाओगे ना, तब डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, यस मैम। यस, चले आगे। यस मैम। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की। ठीक है, देखो, सरफेस टेंशन मैंने इसको ना फील करने का एक तरीका है। आपके पास वाटर बोतल है जिसमें ट्रांसपेरेंट सी हो, पानी दिख सके? यस मैम। एक बार उसको हिलाओ और रख दो वापस। क्या नीचे का पानी हिल रहा है? फिर से करके देखो, उसको हल्का सा हिलाओ, पानी को हिलाओ और बोतल को स्टेबल कर दो, फिर रख दो। तो आपको क्या दिखेगा कि जो ऊपर वाला लेयर है वो हिले जा रहा है ना? एक ढक्कन सा फील होता है ऊपर वाली लेयर का। नीचे का पानी सब शांत है, बट ऊपर वाली लेयर आपको मोशन करके दिखा रही होगी, वाइब्रेट करके दिखा रही होगी। ये सुनो, यस मैम। फील हुआ? ये आपने अभी सरफेस टेंशन को लाइव देखा है। दिस इज सरफेस टेंशन। ठीक, अब ये क्या चीज है, क्या मतलब, क्या टॉपिक क्यों है, क्या करना है? तो कुछ नहीं है, बस आपको एक फील देना है इस बात का कि कोई भी जो फ्लूइड है ना, उसका टॉप मोस्ट लेवल और उसके टॉप मोस्ट लेवल की फिजिक्स और बाकी नीचे वाले सरफेसेस की फिजिक्स बिल्कुल अलग है। ये जो टॉप मोस्ट वाली लेयर है ना, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी चीज अलग है, इसमें कंडीशंस अलग है, इसीलिए इसका बिहेवियर बाकी पूरे फ्लूइड से अलग है। अब मैं आपको उसका थोड़ा सा फील देती हूँ कि एक्चुअल हो क्या रहा है। सोचो हमारे पास ये कंटेनर है, थोड़ा सीधा बन जाए बस। ठीक है, इसके अंदर हमने फ्लूइड को फिल किया हुआ है। अब इसमें मैं दो पार्टिकल्स मार्क कर रही हूं। एक तो यहां मार्क किया मैंने, जो बिल्कुल सरफेस पर है, ठीक है, येलो वाला पार्टिकल। और एक पार्टिकल मैं मार्क कर रही हूं यहां, जो इन द लिक्विड है। ठीक है, सेम फ्लूइड सेम लिक्विड, मतलब एक ही बात होगी दोनों। अब होगा क्या, आप एक बात बताओ, ये जो व्हाइट वाला पार्टिकल है, इस पर कोई पार्टिकल ऊपर भी फोर्स लगा रहा होगा, कोई नीचे भी फोर्स लगा रहा होगा, साइड में हर जगह से फोर्स लग रही होगी ना इस पर, क्योंकि हर तरफ से ये पार्टिकल से घिरा हुआ है। यस और नो? यस मैम। तो एक बैलेंस्ड सिचुएशन में है ना ये, भाई सारी फोर्सेस बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जरा इस सरफेस वाली चीज को देखो, इस पर एक सेकेंड, आप ये देखो, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, जिसका काउंटर इसे यहां से मिल गया। एक फोर्स ऐसे लग रही है कि यहां पे लगाओगे, ये तो अलग हो गया ना। इस पे डाउनवर्ड फोर्स है, इधर फोर्स है, इधर फोर्स है। आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर तो फोर्स है ही नहीं। अब अगर आप कहो कि मैम यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, वो भी तो फोर्स लगाएंगे, तो हाँ वो फोर्स लगाएंगे, लेकिन पार्टिकल चेंज तो फोर्स भी चेंज। फिर आप इसे ये नहीं बता सकते कि इक्विलिब्रियम में है ये। क्या फील हुई ये वाली बात? यस मैम। ओके, तो इस हिसाब से आप ये फील कर पाओगे कि जो भी पार्टिकल्स सरफेस पर हैं, उन पर एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। अगर उन पर फोर्स है तो उन पर एनर्जी भी है, राइट? तो जितने भी टॉप मोस्ट लेवल वाली जो पार्टिकल्स हैं, वो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस
मतलब देखो इस तरीके से नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील करता है, जिसकी वजह से जो भी आपका लिक्विड का टॉप मोस्ट लेयर है ना, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। यस, जैसे कि किसी ढोल का या किसी ड्रम का स्किन होता है ना, ऊपर वाला वो जो बिल्कुल ऐसे खिंचा हुआ होता है फोर्स से, दैट इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वैसे बिहेव करता है। इसीलिए आपने देखा कि आपने जब वाटर बॉटल को हल्का सा मतलब हिलाया, तो बाकी नीचे का पानी तो शांत रहा, लेकिन ये ऐसे पूरा हिल के ऊपर वाला लेयर काफी टाइम तक हिल जाएगा। ठीक है, एक अलग ही मैकेनिज्म को शो करता है। तो बेटा यही सरफेस टेंशन है एक्चुअली। अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन बोलूं, तो डेफिनेशन इज प्रीटी सिंपल। ये बोलता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, कम से कम सरफेस एरिया में वो रहे, ऐसा टेंडेंसी हर लिक्विड का टॉप मोस्ट लेयर शो करता है, और उस प्रॉपर्टी को आप सरफेस टेंशन बोलते हो। कोई दिक्कत किसी को? इसका अगर आपको एक छोटा सा फील लेना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने किसी लिक्विड लेयर के टॉप व्यू बनाया। ठीक है, आप एक काम करो, इस लिक्विड लेयर पे ना किसी भी रैंडम शेप में एक थ्रेड रख दो। ठीक, ऐसे रैंडम शेप में एक थ्रेड रख दो। बल्कि लिक्विड भी आपने, अच्छा कभी मेले वगैरह में गए हो, तो मेले वगैरह में वो देखा बबल वाली एक मशीन होती है, सोप बबल की, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं उससे। यस मैम। यस, तो वैसा ही कुछ है। उसकी ना एक हमने बनाई डिप करके सोप सोल्यूशन में, एक लेयर बनाई, उस पर मैंने ऐसे ये क्या रख दिया, थ्रेड रख दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर ना एक नेल लेकर आओ, एक मतलब ऑल पेन या किसी चीज से यहाँ पे होल कर दो। तो जब आप यहाँ पे होल करोगे ना, तो आप देखोगे इवेंचुअली अपने आप ही बिना कुछ करें ये जो थ्रेड है ये इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे सर्कल सर्कल हो जाएगा, जो आपने रैंडम शेप में रखा था। इसका रीजन एक्सप्लेन करोगे कि ऐसा क्यों हुआ? हाँ, सोचो और बताओ। मैम आपने ये जो थ्रेड रखा है ये किसी सॉल्यूशन पर रखा है? मैम बेटा पहले ये उधर मैंने, हाँ एक सेकेंड, ये ना मैंने सोप सोल्यूशन, जैसे वो मैंने बोला ना कि वो मेले में आप देखते हो एक स्ट्रक्चर सा, एक फ्रेम सा, तो एक फ्रेम ही था मेरे पास सर्कुलर सा, उसे मैंने सोप सोल्यूशन में डिप किया, तो वो सोप सोल्यूशन यहाँ पर आ गया ना, उसके ऊपर वहां पे मैंने ऐसे करके रखा, एक थ्रेड रख दिया उस पर। यस मैम। अब बताओ क्यों हुआ गुंजन? मैम पहले उधर पूरे में सॉल्यूशन था, लिक्विड था, तो उसने मिनिमम एरिया लेने के लिए ऐसी रैंडम शेप हमने उसको रखा, तो उसने अपनी शेप चेंज नहीं करी, पर जब हमने बीच में होल किया तो उसने मिनिमम एरिया अटेन करने के लिए एक इस तरीका बना दी। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एयर आ गई, तो उसने क्या कहा लिक्विड ने कि भाई इधर से अपने आप को खींचना शुरू करिए, ऐसे इस थ्रेड पर इस तरीके से फोर्स लगाना शुरू किया, ताकि ये मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई कर पाए, और इस तरीके से एक सर्कुलर शेप आपको देखने मिल गई। ठीक है, तो ये भी सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल था। बस अपने को और ज्यादा फील्ड में नहीं जाना, हमको सिर्फ एक चीज समझनी है कि सरफेस टेंशन बाय फॉर्मूला डिफाइंड है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ। ठीक है, किसी भी लिक्विड सरफेस पे आपने कुछ रखा है, तो कितना फोर्स लगा और कितनी लेंथ है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज दी सरफेस टेंशन। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बीकर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आपको फोर्स एक्सर्टेड बतानी है बाय वन साइड ऑफ वाटर, बाय वन साइड ऑफ वाटर, क्या अंग्रेजी लिखी है, फिलहाल इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और एक आपने इस तरीके से यहाँ पे डायमीटर बना दिया है, तो डायमीटर के जो इधर वाला लिक्विड है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा,
और इधर वाला लिक्विड इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो फोर्स कितनी है। रेडियस आपको गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया? आपको सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी गिवन है। ओके, गुंजन ने आंसर कर दिया। एक बार देखो बेटा फिर से, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 6:05, यानी कि 18:05, 18:06 तक का टाइम है, ठीक है। छोटा सा सोल्यूशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, पूछो। एक बार मैं बताऊं अभी फटाफट से, टाइम हो गया। देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे वो आपसे फोर्स पूछ रहा है, यानी कि S इंटू एल। अब S कितना है आपको गिवन है, 0.75 न्यूटन पर मीटर। लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको रेडियस रखना नहीं है, डायमीटर रखनी है। तो 2 × 5। अगर आपने बिना यूनिट कन्वर्ट करे यहाँ पर रख दिया तो बात गलत हो जाएगी। तो याद रखना, यूनिट कन्वर्शन करना जरूरी है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में, हमको मीटर में चाहिए। अब आप इसको सॉल्व कर दो बस। 2 5 इज 10, और ये हो जाएगा 7.5। नीचे है 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक है। इतना फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए, अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। एक्चुअली सरफेस एनर्जी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, बस फॉर्मूला बताना है। देखो, सरफेस एनर्जी मैंने आपको बताया ना कि क्यों आएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन है। तो हर पार्टिकल के पास जब नेट फोर्स रह जा रही है तो उसके पास एनर्जी है, ठीक है। और ये करना चाहेगा अपने आप को मिनिमाइज द एरिया एज मच एज पॉसिबल। और यही टेंडेंसी को आप सरफेस टेंशन बोलते हो, ठीक है बेटा। आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, और फॉर्मूला ये है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया। अभी चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया क्या है? तो इस चीज का फील आपको एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। एक बात बताओ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सोचो कि मेरे पास एक फ्रेम है, क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे। मेरे पास एक फ्रेम है इस तरीके का, ये मूव कर सकता है, ठीक है। मैंने क्या करा, पहले उसे सोप में डिप किया सपोज, क्योंकि उसकी लेयर बनानी इजी है। आप मान लो, चलो किसी भी लिक्विड लेयर में आपने डिप किया, तो इतने एरिया पे वो फिल्म आ गई ना, लिक्विड की फिल्म आ गई, राइट, लेयर आ गई। बोलो यस मैम। यस। अब क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंड है ये मूवेबल है, आपने क्या करा, इस पे आपने फोर्स लगाई। एक फोर्स आपने लगाई, एक फोर्स इस पर सरफेस टेंशन की वजह से आ रही होगी इधर, ठीक है। हम फिर भी इसे यहां से ई से बढ़ाकर थोड़ा आगे ले जाए, ये इसको मैंने थोड़ा और मूव करा दिया। तो बेटा ये जो एरिया में चेंज आया, पहले लेंथ से x था, अब 2x हो गया, ठीक है। ये लेंथ तो l ही है, तो एरिया चेंज हुआ ना। पहले lx था और अब 2lx हो गया। तो जो चेंज इन एरिया आया, इसको लाने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ी हमें, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू S इंटू डेल्टा A। डेल्टा ए आपने निकालनी है, जो भी लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन आपके पास होगा, आपने एनर्जी निकालनी की कितना आपने लगाया, ये उस सरफेस के पास क्या एनर्जी है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस मैम। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे हमको, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि हो क्या रहा है। पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बोल रहा है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ अ सोप बबल।
एक सोप बबल है, उसका रेडियस हमको इंक्रीज करना है 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक, और आपको सोप का सरफेस टेंशन 0.03 न्यूटन मीटर इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी समय हो रहा है 18:10। आप लोग 18:13 तक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके मुझे बता दो कि क्या आंसर आ रहा है। वैसे मैंने एक स्लाइड बाद में ऐड की हुई है, और फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा आपके पास अगर सोप बबल आए ना, तो आप ये मानकर चलोगे कि उसमें 2 लेयर है। ठीक है, सोप बबल के लिए 2 लेयर, तो आपको जो सरफेस टेंशन दिया वो 1 लेयर का दिया है, आपको यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा। हाँ, तो कराओ ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। अभी आई गॉट आंसर्स 1.9, 0.239, ठीक है, तो 3.95 ज्यादा देखने को मिल रहा है।
चलो देखते हैं कि आंसर सही क्या है। एक सेकेंड, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि सोप बबल में हमको दो रेडियस इसकी, सॉरी दो सरफेस, मतलब डबल लेयर हम इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि सोप बबल जो होता है उसका लेयर थोड़ा थिक होता है। देखो, आपने ये चीज वर्क पर एनर्जी में कितनी बार पढ़ी होगी कि चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, राइट? तो Yes, एज ma'am. पर, हाँ, तो एज पर द फॉर्मूला यू कैन डू दिस एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज वी हैव सोप बबल। ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सरफेस टेंशन आपको 0.03 दे रखा है, चेंज इन एरिया बेटा, सोप बबल की बात हो रही है, बबल इज अ स्फेरिकल शेप, तो एरिया इसका सरफेस एरिया 4πr² होता है। अब चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। ये आ रहा है 0.06 इंटू 4 पाई, और यहां से आ जाएगा 25 माइनस 4, 21, राइट? इसे 22/7 लिख देते हैं, 7 से ये गया 3, एंड आप इसे सॉल्व कर दीजिए बस। 6 3 जार 18, 4 12, 12 से कितना होता है? 74। 72. मतलब चलो, कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मेरा काम फिलहाल है भी नहीं कराना, बस एक कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम था, और ये 2 वाला फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, इसे नहीं भूलना। चले आगे। Yes, ma'am. ओके, सॉल्व बाय योरसेल्फ। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस 10⁻⁻⁶ मीटर है, उसको हमने 1000 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया है। आपसे सरफेस एनर्जी का चेंज पूछ रहा है। लिक्विड का सरफेस टेंशन आपको 0.07 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। आप फटाफट से बताइए कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, अभी समय हो रहा है 18:17, हम लोग इसको 18:19 तक ट्राई करेंगे, ठीक है। बताओ क्या होगा। करें क्वेश्चन सॉल्व। इस बार आप लोगों ने आंसर्स नहीं दिए।
अभी भी आया निशा का आंसर? ओके चलो, इसमें ना एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा कि जब आप किसी बिगर स्ट्रक्चर को स्मॉलर में ब्रेक करते हो तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी, मतलब ऐसे समझो सरफेस एरिया बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्सपोजर बढ़ेगा। अब ये क्या मतलब हुआ? एक बात बताओ, एक ड्रॉप ऐसे थी, ठीक है, तो सिर्फ ये आउटर वाला जो सरफेस है वही तो मतलब एक्सपोज हो रहा था। जब हमने इसको ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, ये देखो, तो क्या हो रहा है, ये हर ड्रॉप अब एक्सपोज्ड है, समझ रहे हो? हर ड्रॉप, उसका सारा एरिया। तो अंदर वाली मतलब एक तरीके से बेसिकली अगर थोड़ा सा लाइक लेमन लैंग्वेज में फील करना है तो ऐसे समझ सकते हो कि इंटरनल एरिया भी इस वाली ड्रॉप का अब स्मॉलर ड्रॉप्स बन के एक्सपोज हो रहा है, इसलिए सरफेस एनर्जी में भी चेंज आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ना आपको एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना चाहिए। एक बात बताओ, उन्होंने बोला कि एक लिक्विड ड्रॉप है जिसको 1000 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक किया गया, इसमें क्या कॉमन रहा होगा? बताओ। एरिया। एरिया नहीं, वॉल्यूम कॉमन रहा होगा। जो वॉल्यूम बिगर ड्रॉप का है वही स्मॉलर ड्रॉप्स का भी तो रहा होगा। यस मैम। यस। जो क्वेश्चन में लिखा है ठीक वैसे ही लिख देते हैं कि स्मॉल आइडेंटिकल 1000 ड्रॉप्स का भी वही वॉल्यूम रहा होगा। अब आपने पता है ऐसे क्वेश्चंस ना कहाँ करे होंगे? 10th की मैथ्स में करे होंगे, जहां पे हम वॉल्यूम सेम रख के डायमेंशंस में रिलेशन निकाला करते थे। तो वही काम आपको यहाँ करना है, ठीक है? यहां से रिलेशन आ जाएगा आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर में। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। अरे ये कैंसिल हुआ और देखो यहां से आर आ गया आपका 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। समझ में आता है? यस मैम। इन्होंने आपको क्या दे रखा था कि कैपिटल आर इज 10 की पावर -6 अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ, हाँ ठीक है। तो यहां से आप स्मॉल ड्रॉप निकाल सकते हो कि वो 10 की पावर -7 है यस मैम। सेंटीमीटर से, राइट? सेंटीमीटर, एक सेकंड, बस सेंटीमीटर था कि मीटर था? मीटर गया, ठीक है। यहां से आपने ये निकाल लिया। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू एस इंटू डेल्टा ए। अब सरफेस टेंशन आपको लिक्विड का गिवन है 0.07, चेंज इन एरिया अगेन स्फीयर्स है तो 4 पाई तो आने वाला है, राइट? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल आपको 1000 इंटू 10 की पावर -7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1000 क्यों किया? क्योंकि एक ड्रॉप थोड़ी है, 1000 ड्रॉप्स है और इनिशियल क्या था हमारे पास? एक ड्रॉप था, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 7.92 इंटू 10 की पावर -12 जूल्स आएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आई गेस आप लोगों के आंसर सी वाले तो, अच्छा पूजा ने बाद में आंसर दिया है। यस एक बार मैम। मुझे चेक करना, ऑर्डर का भी 10 की पावर -12 आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा यूनिट में लिया ना, अगर कहीं भी आपने नहीं करा उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट, वैसे तो यहाँ पे है ही। समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है? यस मैम। ठीक है, और ऐसा Yes, क्वेश्चन ma'am. अपन नीट में देख सकते हैं। चलिए, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, और वो है एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। मैं आपको पहले तो फील देती हूँ कि एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप में होगा क्यों। एक बात बताओ, लिक्विड ड्रॉप ऐसे उस पर बाहर से भी प्रेशर लग रहा होगा, राइट? एक्सटर्नल प्रेशर। इसका ये जो सरफेस है ये भी इसे सरफेस टेंशन दे रहा होगा, और इन सबको अपोज कर रहा होगा सिर्फ फ्लूइड का इंटरनल प्रेशर। यस और नो? बोलो। यस मैम। अब अगर Yes, लिक्विड ma'am. ड्रॉप का साइज वगैरह चेंज नहीं हो रहा है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इंटरनल प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर
प्लस सरफेस टेंशन। Yes, ma'am. तो पहले तो हमें ये चीज समझ में आई कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है एक्सटर्नल प्रेशर से, ठीक है। अब दूसरी चीज, आप यहां से एक फॉर्मूला पढ़ते थे, फिलहाल हमको अगेन उसकी डेप्थ में नहीं जाना है, और वो ये है कि पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 2s/r, ठीक है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है, बट अगेन डेरिवेशन इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। तो ये एक्सप्रेशन हमको याद होनी चाहिए। इतना एक्सेस प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड में। अभी आपको कई सारे वेज में कह सकता है। एक बात बताओ, अगर आप यहां पर हो, देखो ये आप हो ऑब्जर्वर, तो इसको ये वाली साइड कॉन्केव लगेगी ना, बोलो। Yes, ma'am. मैम बाहर वाली कॉन्वेक्स लगेगी ना? एक सेकंड जरा बाहर जाके देखती हूँ। मैं बाहर जाके नहीं देख रही। हाँ, कॉन्केव यहां से लगेगी। यस यस यस। देखो ये ऐसे कंफ्यूजन होता है ऑब्जर्वर की जब 2-3 पोजीशन होती हैं, बट ठीक है, बिल्कुल सही बोला उसने। तो आपको याद रखना है पी कॉन्केव माइनस पी कॉन्वेक्स, ये भी क्या हो गया, पी इन माइनस पी आउट विच इज 2s/r, राइट। तो आपको किसी भी तरीके से मिले आप इसको लिख सकते हो, एक्सटर्नल इंटरनल करके मिले तो लिख सकते हो। बस ये याद रखना 2s/r होता है, वेयर s इज द सरफेस टेंशन एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस बबल। बेटा एक बात बताना, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये सोप बबल है तब क्या लिखोगे प्रेशर? मैम 2 टाइम्स हो जाएगा। यस, यानी कि 4s/r। अगर सोप बबल मैंने बोल दिया तो पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 4s/r होगा। यही बात आपको नेक्स्ट स्लाइड बताती है कि सोप बबल की 2 लेयर्स होती हैं, इसीलिए आप ये यूज करोगे, ठीक है। कूल। यस मैम। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट है। ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, बिटली लिंक से उठा लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। हमको एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है, मरकरी ड्रॉप का, सोप बबल का, एयर बबल का। आपको सबकी सरफेस टेंशन और आर गिवन है, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा सॉल्व करके। मैम फाइन। आपने लिंक पर अपलोड कर दिया, ये लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बेटा? पर। मैम डिस्क्रिप्शन पर आपने कहा था कि लिंक वो अपलोड कर दिया। मैं आज कर दूंगी, आज कर दूंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बतानी है, अब सिर्फ आपके 2 टॉपिक रह गए, ये रहे कॉन्टैक्ट एंगल और कैपिलरी एक्शन। तो अगर आप इनको खुद से कर लो, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगे कि मैम हमको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। बस यही 2 टॉपिक रह गए हैं, ओके। और अगर कभी ऐसा फील हो कि हमको समझ नहीं आ रहा है पढ़ के भी, हाँ पूजा एक ही होगा सरफेस मरकरी का, तो आप बता सकते हो, ठीक है। हम एक लेक्चर निकाल देंगे, कोई भी टेंशन नहीं है, बस मुझ तक अपनी इश्यू कन्वे कर देना, ठीक है। तो आज हमारा फ्लूइड्स खत्म होता है। अगर आपके पास टाइम हो और आपके अंदर हिम्मत हो, है ना, थक ना जाओ, तो आ जाना 8 बजे की क्लास में, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी। अदरवाइज हम लोग मंडे से मिलेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय। Okay, ma'am. या थैंक यू मैम। वेलकम बच्चा।